Hello dear friends, you are most welcome at Study IS with PN Sharma. Dear friends, आज हम 16 मई 2020 दैनिक जागरण का एनालिसिस करेंगे। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि पेज नंबर 8 एंड 9 पर जो न्यूज़ डिस्कशन हुआ है उसको आप ज़रूर एक बार जाकर देखें। वहाँ पर कैसे कैसे न्यूज़ को लिखते हैं वो सब मैंने तरीके से लिखा हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, और पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको भी वहाँ एक्सप्लेन किया है। तो 8 नंबर पेज का आप ज़रूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बार कोरोना के केसेस देख लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में 45,000 केसेस हो चुके हैं, 45 लाख केसेस हो चुके हैं। अमेरिका में 14 लाख। इंडिया की अगर बात करें तो 85,000 केसेज हो चुके हैं, दिल्ली में 8,000। अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर है 29,000, सेकंड पर तमिलनाडु 10,000, गुजरात थर्ड 9,000 के साथ। तो ये सभी कोरोना के केसेस हैं। अब हम बढ़ते हैं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हमने देखा कि पहले जो इन्होंने जो फिजिकल स्टिमुलस जो आर्थिक पैकेज था, राहत पैकेज, वो पहले एमएसएमई के लिए स्टार्ट किया, एमएसएमई के लिए घोषणा की। फिर माइग्रेंट वर्कर्स जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए, अब किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर में हमको यहाँ क्या याद रखना है? फर्स्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या था कि जिस वस्तु को आवश्यक वस्तु अधिनियम में रखा जाता है उसका आप एक्सपोर्ट, एक मिनिमम क्राइटेरिया उसमें घोषित किया जाता है कि उससे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और ऐसी वस्तुओं को एक्सपोर्ट कैटेगरी में से बाहर कर दिया जाता है। तो किसान को उससे क्या नुकसान होता है? अगर किसान चाहे कि मैं अपनी वस्तु को एक्सपोर्ट करना चाहूँ लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम में है तो फिर वो एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती। तो इसमें संशोधन किया जा रहा है, कई वस्तुओं को इससे बाहर कर दिया है। एपीएमसी एक्ट, ये हम देखेंगे कि एपीएमसी एक्ट का क्या प्रॉब्लम था कि राज्यों में एपीएमसी एक्ट के द्वारा एपीएमसी मंडीज बनी हुई थी। कोई किसान अपनी फसल को अगर किसी डायरेक्ट थर्ड पर्सन है उसको डायरेक्टली नहीं बेच सकता था। इसको पहले किसान को मंडी में जाना पड़ता था और मंडी से ये पर्टिकुलर पर्सन खरीद सकता था। लेकिन अब क्या किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये एपीएमसी, यहां पर है किसान, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई कंपनी है तो डायरेक्टली किसान और कंपनी के बीच में सौदा हो जाएगा। किसान को अब एपीएमसी जो मंडियां हैं उनमें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, मिस क्वालिटी और प्रोड्यूस जो है उसकी प्राइसिंग कैसे होगी, इनमें सभी में सुधार किया जा रहा है। उसके अलावा आप क्या याद रखोगे कि जो राहत पैकेज है वो कृषि क्षेत्र के साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, जड़ी बूटी, शहद उत्पादन और ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन क्या है? इसमें आप एक वर्ड याद रखना, टॉप, टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो। तो 3 वस्तुओं को यहां पर इंक्लूड किया जाता है। और ऑपरेशन ग्रीन का याद रखना, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आकर ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मीन्स जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है उसकी एक योजना है। इसमें होता क्या है कि जो टोमेटो है, पोटैटो है एंड ओनियन, इनके भाव साल में किसी टाइम बढ़ जाते हैं, कभी कभी भाव कम हो जाते हैं। तो इनका कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर इनके भाव को नियंत्रित करना, इनके उत्पादन को बढ़ावा देना, किस किस के? टीओपी, ये है ऑपरेशन ग्रीन। तो आप याद रखोगे। यहां पर अगर हम देखें तो पहले क्या होता था के अनुसार केंद्रीय कानून लाएगी अब गवर्नमेंट, क्या कि कहीं भी और कभी भी अब अपनी उपज को बेचने और ले जाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे किसान। कि पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के दायरे में आते थे तो किसानों को उसमें बेचना ही पड़ता था। किसको? एक लाइसेंसदारी आड़ती रहता था, उसको बेचने के लिए बाध्य था। साथ ही में दूसरा क्या किया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की जो प्रतिबंधित सूची थी उससे अनाज, खाद्य सामग्री, तिलहन, खाद, दाल, प्याज, आलू, इन सभी को बाहर कर दिया गया। अब इससे क्या होगा? निवेश भी बढ़ेगा और साथ ही में अब इनकी आप बाहर क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है एग्रीकल्चर के लिए, जो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमको यहां पर
आगे क्या याद रखना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई है। इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना किसका, मत्स्य पालन का, उसके बाद इनका प्रोसेसिंग मींस प्रसंस्करण बढ़ाना और एक्सपोर्ट, इनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम चलाई गई है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और इसी को बोलते हैं क्या, ऑपरेशन ब्लू रिवोल्यूशन। तो ये आप याद रखोगे। जड़ी बूटी की खेती पर भी जोड़, तो थोड़ा सा याद रख लेंगे जड़ी बूटी के लिए भी कुछ किया गया है, बाकी यहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे हम देखेंगे कि क्या क्या किया गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट ने इस्लाम का हिस्सा नहीं, हाई कोर्ट ने कहा इस्लाम का हिस्सा नहीं है लाउड स्पीकर में अजान देना। यहां हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि अजान पर अभी जस्ट कोरोना वायरस के कारण थोड़ा सा रोक लगाया गया था। ये जिलाधिकारी जो था डीएम, उसका मौखिक आदेश था और इसको कोर्ट में पिटीशन के द्वारा इसके जो आदेश था उसकी वो की गई, आलोचना की गई और जनहित याचिका के रूप में इन्होंने ये कहा कि ये हमारे धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन है। तो ये आपको याद रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट है। कहां से कहां तक, 25 से लेकर 28 तक। अगर 25 आर्टिकल की बात करें तो यहां धर्म का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। 26 में धर्म का प्रबंधन, 27 में जो पर्टिकुलर धर्म है उसके आधार पर आप टैक्स नहीं लगा सकते, और 28 जो है उसमें क्या है कि किसी धर्म की शिक्षा, अगर राज्य कोई अपने पैसों से कोई संस्थान चला रहा है, शिक्षण संस्थान, तो वहां किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। तो एक एक वर्ड याद रखना आपको, 25, 26, 27 और 28। यहां पर धर्म को मानना, यहां पर धर्म का प्रबंधन, यहां पर 27 में कर टैक्स नहीं लगा सकते, और यहां पर आप शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 25 से 28। तो यहां पर इन्होंने कहा था कि हमारे आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ऐसा नहीं है, जब लाउड स्पीकर नहीं थे तब भी अजान होती थी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो हाई कोर्ट था इलाहाबाद, उन्होंने ऐसा कहा है। तो थोड़ा सा याद रखना। पेज नंबर 2 नेशनल कैपिटल से रिलेटेड न्यूज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जो हमारे यूपीएससी की इंपॉर्टेंट हो। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना सा याद रखना कि सचेत भारतीय तट रक्षक बल, तो कभी भी यूपीएससी में आ जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी का ये पार्ट है सचेत। हमारे लिए सचेत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है। बाकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी जो कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो हमारे जितना भी चारों तरफ पानी है, समुद्र है, उसका निगरानी करता है, कोई आतंकवादी तो नहीं आ जाए, तो आतंकवाद सुरक्षा खतरों के लिए बेहतरीन काम करता है। मेक इन इंडिया की दिशा में भी बड़ा कदम है, क्योंकि सचेत हमारा इंडिया में बनाया गया है, मीन्स हमारी जो खुद की बनाई हुई ये क्या है, शिप यान है। तो ये बस इतना सा 2-3 वर्ड इसमें याद रखोगे तो काम हो जाएगा। अगेन यहां पर पेज नंबर 3 पर हमारे लिए क्या था, पिथौरागढ़, नेपाल वाला जो मैप था, हमने पहले भी बात किया था कि अगर हम यहां पर नेपाल की बात करें, हमारे यहां पर उत्तराखंड, चाइना, यहां से उत्तराखंड से हम जब चाइना जाते थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए, तो पहले हम नेपाल के रास्ते से होकर जाते थे, नेपाल के हुए रास्ते से जाते थे। तो यहां पर जो पिथौरागढ़ है, कहां का, उत्तराखंड का पार्ट, नेपाल ये इसको अपनी बाउंड्री बताता है, क्योंकि हमने हाल ही में क्या किया है, जो हमारा नेपाल वाला पार्ट, जो उत्तराखंड वाला पार्ट है, ये नेपाल और यहां चाइना। तो हमने क्या किया है, पहले हम नेपाल के रास्ते से क्या जाते थे, नेपाल के रास्ते हुए चाइना से होते हुए हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे। लेकिन अभी हाल ही में क्या है, हमने नेपाल वाले रास्ते से नहीं जाकर हमारा जो उत्तराखंड वाला रास्ता है, जो जहां काला पानी बोलते हैं, यहां से हमने सड़क बनाया और लिपू लेक दर्रे से होते हुए हम चाइना में अब चले जाते हैं। लेकिन यहां पर जो एरिया है ये है काला पानी, और नेपाल का कहना है कि ये जो काला पानी वाला एरिया है ये मेरा है। तो ये आप उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो काला पानी एरिया है वो मेरा है, आप यहां सड़क निर्माण नहीं कर सकते और आप कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकते। इसीलिए ये एक अभी विवाद का हिस्सा बना हुआ था, काला पानी रीजन। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो, पिथौरागढ़ वही काला पानी। तो ये पूरा काला पानी से संबंधित है, इसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी। यहां पर हमारे लिए एक और जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है वर्ल्ड बैंक से संबंधित। हमने वर्ल्ड बैंक से क्या लिया है, कर्ज लिया है
1,00,000 करोड़ का। वर्ल्ड बैंक से हमने क्या लिया है, कर्ज लिया है, सॉरी $1 बिलियन का। तो $1 बिलियन का हमने जो कर्ज लिया है वर्ल्ड बैंक से, ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमने कल ही पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस पार्ट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत, जो हमारा पूंजीगत खाता है उसमें जाएगा। तो बस ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा जब आए तो आप उसको कोरिलेट कर पाओ। उसके अलावा हमारे लिए पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 पर कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हम यूपीएससी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, सिर्फ कोरोना वायरस से रिलेटेड केसेस हैं। पेज नंबर 6 पे भी हमारे लिए कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसकी हम न्यूज़ की डिस्कशन करें। पेज नंबर 7 पर हमारे लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि बड़े बदलावों के साथ इस माह के अंत में आ सकती है नई शिक्षा नीति। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आएगी तब हम देखेंगे। कस्तूरी रंगन जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ये आएगी। कस्तूरी रंगन एक कमेटी बनाई गई थी जिसके आधार पर ये रिपोर्ट आएगी। तो यहां पर कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, बस इतना से याद रखना। आगे जब आएगी तो उसको हम देखेंगे। पेज नंबर 8 जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी है चीन की घेरेबंदी, आप इसको पढ़ के छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर हम कुछ बात करेंगे। हमने फर्स्ट नंबर पेज पर भी बात की थी, इसका डिस्कशन किया था। यहां जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक है पीएम किसान योजना। ये क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे आज। पीएम किसान योजना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम इसके बारे में अच्छे से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना पीएम, इसका पूरा नाम है पीएम फसल बीमा योजना। जैसे पीएम किसान योजना उसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये दोनों जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित प्री और मेंस दोनों जगह क्वेश्चन आ चुके हैं। बाकी जो हमने फर्स्ट पेज पर जो डिस्कशन किया है वही लगभग यहाँ सभी है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर जो हमारे पहले उस वहां पर पहुंचने से पहले हम ये कर लेते हैं, यहां पर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये द हिंदू के जो आर्टिकल्स रहते हैं उसी के लेवल का आर्टिकल है। अगेन सेम, आज जो द हिंदू से कहीं बेहतर न्यूज है दैनिक जागरण में, ये मैंने महसूस किया क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठकर ही द हिंदू पढ़ता हूं और मेरा एक अलग से स्टडी आईएएस, STUDY स्टडी आईएएस पर भी द हिंदू का एनालिसिस आता है। अगर आपको किसी को देखना है तो वहां पर देख सकते हो। वहां पर मैं लिखकर अलग से नोट्स बनाकर वहां पर उसका डिस्कशन करता हूं। तो ऐसा नहीं कि द हिंदू में नहीं पढ़ता हूं, उसके बाद मुझे पता लगता है कि किसकी न्यूज बेस्ट है। द हिंदू से कहीं बेहतर आज दैनिक जागरण में न्यूज आई है। तो यहां पर हमको क्या क्या याद रखना है। फर्स्ट, इस एडिटोरियल में जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फर्स्ट हमको यहां क्या याद रखना है कि यहां पर 1991 एक यहां पर है थर्ड वर्ल्ड, फर्स्ट तीसरी दुनिया किन देशों को बोलते हैं। जब शीत युद्ध चल रहा था तो एक तरफ थे पूंजीवादी देश, एक तरफ साम्यवादी देश, मीन्स एक ग्रुप में अमेरिका, एक ग्रुप में साम्यवादी जितने भी देश थे। और शीत युद्ध से पहले भी जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, तो वर्ल्ड वार सेकंड के समय भी अब एक अमेरिका वाला ग्रुप था, एक रशिया वाला ग्रुप, जिसमें हम सीधा सा कह सकते हैं कि एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र ये सभी अलग अलग थे। उसी समय कुछ देश जो आज़ाद हुए वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, जो देश आज़ाद हुए थे वो शीत युद्ध की किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। और वो जो आज़ाद हुए थे नए नए, उन्हीं को तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, क्योंकि वो अपने कई तरह की प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे। 1991 की नई आर्थिक नीतियां, हमने इस पे पहले भी डिस्कशन किया था कि 1991 में हमने इंडिया में LPG रिफॉर्म्स, जहां पर उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, इन तीनों को अपनाया गया था। जो लिबरलाइजेशन है, उदारीकरण, उसमें हमने जो हमारा जो मार्केट था उसको फॉरेन कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया। प्राइवेटाइजेशन में वो क्षेत्र जो केवल सरकार को कैप्चर थे, सरकारी केवल उद्योग लगा सकती थी, उनको प्राइवेट संस्थानों के लिए भी खोल दिया। और जो ग्लोबलाइजेशन है, इससे जो वर्ल्ड है, हमारा इंडिया है, उसको अन्य देशों के साथ हमने क्या किया, वो आयात निर्यात के लिए, कल्चर के लिए, लोगों का आवागमन के लिए, इनके सब के लिए खोल दिया। तो ये क्या था हमारा 1991। उसके बाद एक यहां पर है जो आपको याद रखना है, मुक्त व्यापार नीति। कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि मुक्त व्यापार नीति क्या होती है। यहां पर इसी एडिटोरियल में आपको पता लगेगा मुक्त व्यापार नीति। मुक्त व्यापार नीति में क्या होता है कि कोई देश है जैसे अमेरिका और इंडिया, अगर इनके बीच में मुक्त व्यापार है तो ऐसा नहीं कि इनके ऊपर आपस में शुल्क नहीं लगाएंगे,
शुल्क की जो मात्रा रहती है उत्पादों पर वो क्या होती है, अन्य देशों की तुलना में कम रहती है। यहाँ पर मतलब मिनिमम, उसको क्या कहते हैं हम, मुक्त व्यापार समझौता भी होता है। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, हम इसका देखेंगे कि हाल ही में इसमें क्या चेंज किया गया है। यहां पर देखिए, यहां पर तीनों की जो परिभाषा है उसमें चेंज कर दिया गया है। अगर किसी उद्योग में 1 करोड़ का निवेश या 10 करोड़ का टर्नओवर, मतलब उतना मान का उत्पादन होता है साल में, तो ऐसे उद्योग को सूक्ष्म, अगर 10 करोड़ या का निवेश या 50 करोड़ का टर्नओवर है उद्यमों में है, कोई उद्योग है, तो उसको लघु उद्योग कहेंगे। और 20 करोड़ का निवेश या 100 करोड़ का टर्नओवर है तो उसे मध्यम उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, मीन्स माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो ये परिभाषा आप ध्यान रखोगे, हाल ही में इस परिभाषा को चेंज किया है, तो ये आप याद रखोगे। एक यहां पर है मुद्रा बैंक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई यहां पर हो गया हमारे लिए। प्रधानमंत्री ने मुद्रा बैंक की स्थापना की थी, इसके बारे में देखेंगे ये क्या है। ये जैसे ही समझ में आएगा आपको समझ में आ जाएगी पूरी स्टोरी। यहां पर आगे जब हम पढ़ेंगे तो बिना गारंटी के और एक फंड ऑफ फंड बनाया गया है। क्या बनाया गया? फंड ऑफ फंड। किसके लिए? एमएसएमई के लिए। फंड ऑफ फंड क्या होता है? एक फंड ऑफ फंड जो बना देते हैं, बाद में यहां से पैसे बैंक्स लेंगी, एनबीएफसी या कोई भी संस्थान लेंगे और यहां से फिर लोगों को पैसा मिलता है। फंड ऑफ फंड क्या होता है? जो किसी और को पैसा दे, इसको क्या बोलते हैं? फंड ऑफ फंड। जो अन्य फंड्स के लिए पैसों का काम करे, मींस बैंक के फंड का भी काम यही करेगा, यहीं से पैसा जाएगा। अब हम देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल का, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये स्कीम लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 में, मत मींस 8 अप्रैल 2015 में स्कीम लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। किसके लिए? ये प्रोवाइड करती है लोन, 10 लाख तक का लोन। किसको? 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एक नॉन कॉर्पोरेट, मींस जो औद्योगिक घराने हैं उनको ये लोन नहीं देगी। नॉन फार्म स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज, मींस नॉन फार्म मीन जो कृषि से संबंधित है उनको भी नहीं देगी। अगर किसान का है, किसान की एक्टिविटीज है, तो यहां पर उससे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसको पैसा देंगे, मींस छोटी छोटी इंडस्ट्री। लेकिन किसान के लिए पहले से कई योजनाएं, इसलिए किसान को इससे बाहर रखा गया है। तो लोन जो है ये क्या करेगा? ये लोन किसके द्वारा दिए जाएंगे? यहां पर आरआरबी हो सकती है, यहां पर आरआरबी हो सकती है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ओके, यहां पर आरआरबी हो सकती है। लोन किस किस के द्वारा दिए जाएंगे, बांटे जाएंगे लोगों को? कॉमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जा सकता है, आरआरबी के द्वारा दिया जा सकता है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, कोई भी ये लोन बांट सकता है। इतना आप याद रखना। अब यहां पर हम देखते हैं जो लोन है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, शिशु, किशोर और तरुण। अगर आप 50,000 तक का लोन लोगे तो वो है शिशु लोन। किशोर में 50 से ज्यादा और 5 लाख तक का लोन है तो वो है किशोर। तरुण में 5 से ज्यादा और 10 लाख तक का लोन यहां पर दिया जाता है। तो आप याद रखोगे, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी में, क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपीएससी में, उसको भी हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या था। अब यहां पर हमारे जो सेकंड इंपॉर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो हमने ऊपर देखा था भी एडिटोरियल में। ये क्या है? ये अब इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे भी आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें क्या है कि 6,000 रुपए पर ईयर किसानों को दिया जाएगा और देश के सभी जो 14 लाख करोड़ किसान है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, चाहे जोत का आकार कुछ भी हो, चाहे उनके पास जमीन कितनी भी हो। अगर पहले केवल 2 हेक्टेयर तक जिनके पास जमीन थी उसी को इसका लाभ मिलता था, लेकिन अब जो सीमा थी उसको हटा दिया गया है। टारगेट किसको किया गया है? किसान परिवार जिनको आय सहायता दी जाएगी। एग्रीकल्चर इनपुट फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर में जो इनपुट लगता है, खाद बीज वगैरह, ये सब उनकी जो पूर्ति है उसको किया जाएगा। किसानों की पहचान का जो दायित्व है वो राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरीज का है कि वो इसकी पहचान करेंगे किसानों को कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत स्कीम आती है। पीएम किसान एक पोर्टल बनाए हैं जिसमें किसान खुद भी जाकर अपना नाम दर्ज करवा सकता है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
देखो दो तरह की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर मीन्स केंद्रीय क्षेत्रक और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मीन्स केंद्र प्रायोजित स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहती है उसमें 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जबकि जो CSS रहती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मीन्स केंद्र प्रायोजित स्कीम, उसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं। जनरल जो सिंपल राज्य हैं उनमें स्टेट देते हैं 40% पैसा और केंद्र देता है 60% रुपए पैसे, जबकि जो जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें 90% जो पैसा रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% जो भागीदारी करती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। तो आप याद रखोगे इस योजना में किन किन लोगों को बाहर रखा गया है। जिनकी मासिक पेंशन जो है 10,000 से ज़्यादा होगी उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई इनकम टैक्स देता है, अगर कोई संस्थागत भूमिधारक है मीन्स संस्थागत जैसे कॉलेज की जमीन है तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई संवैधानिक पद है जैसे राष्ट्रपति, कोई MP MLA के घर है उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्टर, वकील और इंजीनियरिंग इनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। एक्सक्लूजन कैटेगरी मीन्स जिनको इससे बाहर रखा गया है। तो आप याद रखोगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक योजना और देखी थी वहां पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो वहां पर जगह नहीं थी तो मैंने इसका डिस्कशन यहां किया है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है इसको भी हम देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसकी लॉन्च की गई थी 2016 में। यह सभी को कवर करता है, चाहे फूड क्रॉप हो, चाहे ऑयल सीड हो मीन्स तेलीय, और एनुअल क्रॉप हो, चाहे कॉमर्शियल क्रॉप हो या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप मीन्स जो उद्यान की जो फल वाली क्रॉप रहती है उनको भी इसके शामिल किया गया है। नो अपर लिमिट ऑन सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितनी भी ज्यादा सब्सिडी दे सकती है, इसमें मैक्सिमम सब्सिडी का कोई अंत नहीं है। सरकारी सब्सिडी की अधिकतम सीमा आरोपित यहां नहीं की गई है कि कितनी ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। जो प्रीमियम की दर है मीन्स यहां प्रीमियम की दर क्या होती है कि अगर आपका 1 हेक्टेयर में आपने कोई फसल उगाई है और 1 हेक्टेयर की फसल की आपकी कीमत अगर जब पक जाएगी तो 20,000 रुपये होगी, तो 20,000 के हिसाब से आपको लोन फिक्स करना पड़ेगा कि इसका 10% आपको लोन के रूप में देना है उस फसल का 20,000 के हिसाब से 10%। तो उसमें से केवल 2% कौन देगा? किसान। 2% किसान को देना पड़ेगा। किसके लिए? खरीफ क्रॉप जो रहेगी उसके लिए 2%, रबी क्रॉप जो सर्दियों में उगाई जाती है उनके लिए 1.5%, और अगर कॉमर्शियल क्रॉप है मीन्स जो बागवानी फसलें हैं या आपकी कॉमर्शियल क्रॉप है जैसे गन्ना वगैरह, तो उसके लिए 5% की दर से आपको क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम की राशि। शेष जो प्रीमियम की राशि है वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ जाएगी मीन्स 50-50%। ये आप याद रखोगे। इस रेशियो में चेंज कर दिया गया है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना से याद रखना कि अब बराबर का रेशियो नहीं रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कम देगी, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा देगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाने का रीजन क्या था? एक, किसान जब फसल का बीमा करवा सकते हैं तो उनको वित्तीय सहायता मिलेगी अगर फसल खराब हो जाती है। किसान की आय स्थायित्व हो जाएगा क्योंकि अगर फसल कई बार खराब हो जाती है तो किसान को पैसा नहीं मिलता है। किसान नवाचार नई पद्धतियों के लिए प्रोत्साहित होंगे और कृषि में ऋण का प्रभाव बढ़ेगा। मीन ज्यादा से ज्यादा लोग अब किसान क्या लेंगे? ऋण लेंगे। विशेषताएं क्या है इसकी? इसने नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इसको हटा दिया, इसकी जगह इसको लाया गया है, और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इसकी जगह, दोनों की जगह इसको लाया गया है। अनिवार्यता किसी के लिए नहीं है। पहले अनिवार्य थी कि अगर कोई बैंक से कोई लोन लेता है किसान तो उसके लिए ये अनिवार्य था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया। अब इसके लिए भी स्वैच्छिक हो गया है। और जो नॉन लोनी फार्मर है, जो लोन नहीं लिया फार्मर लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवा रहा है, उसको भी अब स्वैच्छिक, वो तो पहले भी स्वैच्छिक था, उसकी इच्छा है वो ले लोन, मीन्स नॉन लोनी फार्मर है उसके लिए भी स्वैच्छिक था कि वो ये करवाए या ना करवाए। बीमा कंपनी का सिलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स करेगी बाइंडिंग बोली लगाकर। राज्य स्थापित बीमा कंपनी भी इसमें शामिल हो सकती है और सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों इसमें शामिल हो सकती है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई बीमा कंपनी किसान को समय पर 2 महीने से ज्यादा हो गया, बीमा क्लेम उसका सही नहीं किया है, दावों का निपटारा नहीं किया है, तो 12% की ब्याज से किसान को पैसा देगी। और राज्य सरकार अगर कोई बीमा कंपनी है उसको पैसा देना था, अगर उसने सब्सिडी नहीं दी बीमा कंपनी को, तो भुगतान 3 महीने से ज्यादा होते ही उसको भी 12% ब्याज से पैसा देना पड़ेगा राज्य सरकार को, बीमा कंपनी को। इसलिए अब ये फास्ट हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओगे। यहां पर क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती के पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। आप देख लेना बीमा किस्त के एक ही समान है या अलग अलग है, अलग अलग क्रॉप के लिए क्या अलग अलग है क्या। यह योजना चक्रवात गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो ये आप दोनों देखना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। 2016 का क्वेश्चन है और 2016 में ही डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, मेंस का क्वेश्चन है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप को शामिल किया गया है, बीमा की दर क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, और ये किस प्रकार भिन्न है, कैसे किसानों की सहायता करेगी। तो आप ये सभी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस बीमा फसल की जो इंपॉर्टेंस पता है, वो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 3 फसलें रहती है, एक खाली खेत, एक जो खेत में फसल खड़ी है और एक जब फसल कट गई। जब खेत खाली है, अगर किसी कारणवश बारिश नहीं हुई या फिर बाढ़ आ गई, आपका किसान फसल नहीं भी बो पाया है और आपने बीमा करवा लिया था इसका, तो भी आपको लाभ मिलेगा, मींस बिना बोए फसल। अगर की फसल खड़ी है, अगर ओलावृष्टि हो गई, फसल बर्बाद हो गई, आग लग गई खड़ी फसल में, तो भी आपको बीमा की राशि मिलेगी। और यहाँ पर जब आपकी फसल कट गई, उसके बाद ओलावृष्टि हो गई, फसल खेत में खड़ी खड़ी मतलब कटाई के बाद खराब हो गई, कोई ने आग लगा दिया, किसी कारणवश कुछ खराब हो गई, तो भी आपको बीमा लाभ, मीन्स तीनों स्टेज में आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा बीमा का। तो आप ये याद रखना। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, कोरोना काल में पुलिस की मानवीय चेहरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो पुलिस हमारे समाज में है, पुलिस से एक डर है सभी लोगों को, और पुलिस से हर कोई डरता है और पुलिस के कारण टेंशन में रहते हैं लोग। इसीलिए पुलिस में सुधार होना बहुत जरूरी है। तो जब पुलिस में सुधार होगा तो यहां पर 2-3 बातें लिखने हैं आपको। क्या याद रखना, एक कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कई बार ऐसा बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है कि जो पुलिस है उनके अपराध की जांच, नागरिक पुलिस, सशस्त्र, इनके लिए अलग से कैडर बनाया जाए कि जांच कौन करेगा, नागरिक पुलिस कौन होगी, सशस्त्र पुलिस कौन सी होगी। साथ में इनके जो टाइम के आवर्स हैं उनको पूरा किया जाए, फालतू के कामों में इनको नहीं लगाया जाए। साथ में आउटसोर्सिंग करना, मीन्स जैसे यातायात प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन है, अदालती सम्मन जारी करना, इनके लिए निजी एजेंसियों को आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स मतलब बाहर से दूसरे पुलिस की बजाय हम प्राइवेट लोग हैं जिनको टेम्परेरी बेसिस पर हम यूज कर सकते हैं। तो ये इन्होंने कहा था, सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ये है पुलिस सुधार हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए। एक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए इंडिया में। कम्युनिटी पुलिस मॉडलिंग, मीन्स पुलिस क्या होती है, जनरली खुद ही लड़ती रहती है या खुद ही अपना, एक तरफ से उनके थाने रहते हैं, लोग थाने से आने से डरते हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए कि यहाँ समाज, यहाँ पुलिस, इन दोनों के बीच में लेन देन होता रहना चाहिए, आपस में मेलजुल होना चाहिए, ताकि पुलिस से डर खत्म हो। और ऐसी व्यवस्था तमिलनाडु में चलाई गई है, पुलिस मित्र, असम में प्रहरी, बेंगलुरु सिटी द्वारा स्पंदन नामक पहल। इससे क्या होगा, जो डर खत्म होगा और पुलिस में भी लोगों को लेकर एक आत्मसम्मान और पुलिस को लेकर लोगों में एक आत्मसम्मान और एक रेस्पेक्ट की भावना जनरेट होगी। तो ये सभी आज का हमारा डिस्कशन था। आगे हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पेज नंबर 10 पर। इसमें ये जो सर का एक लोकल का मतलब स्वदेशी नहीं, राजीव कुमार, लोकल का मतलब स्वदेशी नहीं होकर, मीन्स ऐसा नहीं है कि लोकल मीन्स हम स्वदेशी को बढ़ावा दें, मीन्स ऐसा कि इंडिया है वो स्वदेशी को बढ़ावा दे रहा है, स्वदेशी को, और बाहर के माल को नहीं खरीद रहा, ऐसा नहीं है। हम संरक्षणवादी नीति नहीं अपना रहे हैं यहाँ। हम कह रहे हैं कि हम जो लोकल हमारा प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देंगे, उसको बेहतर बनाएंगे, हम आत्मनिर्भर बने, और अगर वो बेहतर हो जाएगा तो हम उसका एक्सपोर्ट कर पाए। इन्होंने एक जो बेस्ट एग्जांपल दिया है स्कॉटलैंड की स्कॉच विस्की, जो एक उदाहरण अच्छा कि ये स्थानीय रूप से स्टार्ट की गई थी लेकिन आज वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम स्वदेशी पर ध्यान दे रहे तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनके ऊपर गड़बड़ कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार से पूरी तरह बदल जाएगी दुनिया, तो हमने पहले ही देखा है यहाँ पर कि कोई भी हो, चाहे वो आवश्यक वस्तु अधिनियम हो, चाहे एपीएमसी एक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस और क्वालिटी इंश्योरेंस हो, ये सभी हमने अभी बातें की है। 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये सभी बातें आप इसको एक बार पढ़ लेना। मॉडल मंडी कानून, जो मॉडल मंडी कानून है एपीएमसी एक्ट, उसमें बदलाव कर इसको मॉडल बनाया जा रहा है। मींस इसमें जो भी कमियां हैं उसको जो बदल कर सही किया जा रहा है उसी को बोल रहे हैं क्या, मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट या फिर
मॉडल मंडी कानून इसी का दूसरा नाम है, जब बदलकर उसको किया गया है। यहां पर सरकार के फैसले से डॉलर, ये अभी हमारे लिए काम का नहीं है, जस्ट इसको पढ़ के आप छोड़ सकते हो। एमएसएमई सेक्टर हमने पहले ही बात कर ली कि एमएसएमई सेक्टर क्या है। कृषि सुधारों की संबंधित हमने बातें की है, तो किस कृषि सुधार जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या होता है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी भी यूपीएससी में इससे क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी एपीएमसी, या अब यहां पर एक और है, बंगाल केंद्र की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना को ना कह रहा है। इससे कोई लेना देना नहीं हमको इतना सा याद रखना है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड मीन्स क्या होगा कि अगर कोई राजस्थान के व्यक्ति है, अगर वो महाराष्ट्र में जाकर काम कर रहा है, तो अब वो जो राशन कार्ड राजस्थान में चलता था अब पूरे इंडिया में चल पाएगा, और वहां पर वो पीडीएस का लाभ ले पाएगा। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो अनाज मिलता है सस्ता, उसका वो लाभ ले पाएगा। ये सभी न्यूज़ थी, उसके अलावा हमारे लिए ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है लास्ट पेज तक जिसका हम यूटिलाइज कर सके यूपीएससी में। तो सिर्फ जितनी न्यूज़ मैंने बताई है उन सभी को लिखने का प्रैक्टिस करना। यहाँ जो बताई गई है इसके द्वारा आप नोट्स लिखकर इस टाइप से आप नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ताकि बहुत इजीली क्या हो जाए, कैसे, कब जारी हुई, कवर कौन कौन सी क्रॉप हो रही है, प्रीमियम की दर क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये सब आप लिख सकते हो। ऐसा कर कर आप अपना अच्छा सा एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के लिए। यहाँ पर सेम वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कितना राशि मिल रहा है, कितनी जमीन होनी चाहिए, क्या जमीन के ऊपर है, क्या इसका लाभ क्या होगा, एक्सक्लूजन कैटेगरी है क्या, किसानों की पहचान का उत्तरदायित्व किसान किसका है, क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या कोई दूसरी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, कितने प्रकार के लोन दिए जाते हैं, कितने तक दिए जाते हैं, ये सभी बातें हमारे लिए क्या थी, इंपॉर्टेंट। यहां पर हमको ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कशन किया है इन सभी न्यूज़ का जो हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक क्वेश्चन है, इसको लास्ट में कर लेते हैं। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, निर्धन कृषकों को विशेष फसलों के लिए, कृषि के लिए उपलब्ध ऋण देना। तो हमने देखा था नॉन फार्म मीन्स फार्म तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है, वृद्ध और निस्सहाय लोगों के लिए पेंशन का कोई बात नहीं है। कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों को फंडिंग करना, तो ये भी नहीं है। लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना मीन्स जो लघु उद्यमी है वो क्या है कि साहूकार से इनसे जाकर पैसा लेते हैं, बैंकों से पैसा नहीं लेते। तो अब जब ये यहां पर आ जाएंगे तो बैंकों से भी इनको पैसा मिलेगा। औपचारिक वित्तीय प्रणाली मीन्स बैंक मीन्स फॉर्मल, इनफॉर्मल किसको कहते हैं, साहूकार मीन्स अनौपचारिक क्या होता है, साहूकार से पैसा लेना। औपचारिक बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनसे पैसा लेना। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ फर्स्ट। 2016 के दोनों क्वेश्चन थे, तो ये सभी हमने आज डिस्कशन किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, ये मेथड आपको अच्छा लगे तो आपने अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और इसका भरपूर उपयोग करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।